नमस्कार साथियों। आज से हम यूपीएससी 2023 के लिए एक नई श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैं डेली आपके सामने आईएएस प्रीलिम्स में पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्नों या उनसे संबंधित ही लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक प्रश्नोत्तरी सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें मेरा मेन मकसद अधिकांश पार्ट को कवर कर लेना होगा क्वेश्चनों के माध्यम से ही। जहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर मुझे और आपको बताना है, तो मैं वहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। और मकसद यही है कि आपको कम समय में अधिकांश चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान कर देना। जैसे अभी मैं प्रथम सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेके आ रहा हूँ, तो ज्योग्राफी से संबंधित मुख्य मुख्य क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं मैं आपके सामने रखूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। जहाँ पर अगर ट्रिक लग रही है तो ट्रिक भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से, और मेहनत को निरंतर जारी रखिए। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें कथन और कारण प्रकार का है। तो पहला कथन क्या दे रखा है? कृष्ण छिद्र एक ऐसी खगोलीय परिघटना है जिसे दूरबीन की सहायता से देखा नहीं जा सकता है। सॉरी, तो दूरबीन की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है इसमें। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो कारण क्या है इसका? इस अति उच्च गुरुत्वीय क्षेत्र, उच्च है, काफी ज्यादा गुरुत्व होता है तो उसे अति उच्च कहेंगे, जिसे जिससे होकर प्रकाश भी नहीं गुजर सकता है। तो अब आपको बताना है कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। कथन का क्या रीजन कारण है या फिर कोई इनमें से एक गलत है। तो ए है ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात जो कारण है ना वो कथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट बी ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। और सी कहता है कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी कहता है कि कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो आप बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कृष्ण छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल, इंग्लिश में ब्लैक होल। तो ये ब्लैक होल है, तो इसका गुरुत्व क्षेत्र अत्यधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो ये प्रकाश को भी अपने से पार नहीं होने देगा। और प्रकाश को अगर एक बार प्रकाश इस ब्लैक होल में चले गया तो वापस आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन ब्लैक होल्स से रेडियो तरंगें निकल सकती हैं, तो इन्हें साधारण दूरबीन से तो नहीं देख सकते, लेकिन रेडियो दूरबीन है, कुछ विशेष प्रकार की दूरबीन है, इनसे इनका पता लगाया जा सकता है। तो इनका हम अनुमानित कर लेते हैं या इन रेडियो तरंगों के माध्यम से एक अनुमान लगा लेते हैं कि ये ऐसा है, यहाँ पर है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दे जा सका, विशेष प्रकार की दूरबीन से इसे पता लगाया जा सकता है। तो ये तो गलत हो गया कथन। अब इसके बाद में कारण सही है कि प्रकाश भी इससे नहीं गुजर सकता। तो इनमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा? जब ए गलत है तो आर सही है, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट, समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों का सही अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है और सबसे कम। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं और सबसे कम से सबसे ज्यादा ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे ना करें, इसको आप ऐसे कर लो, अब आपको पता रहेगा ये। तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। डी, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट के बाद में मैग्नीशियम सल्फेट। और डी है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और मैग्नीशियम सल्फेट नहीं है, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। तो आपको बताइए कि क्या इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की जाती है। इन क्वेश्चन का उत्तर होता है कि आप कम से कम एक या दो के बारे में अवश्य जानें। तो जो समुद्री जल होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है
सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जहाँ जहाँ पर पहले नंबर पर है उसको रख लो, बाकी को हटा दो। तो इसमें नहीं है तो इसको हटा देते हैं, इसमें भी नहीं है, इसको हटा दे। अब दो ऑप्शन बच गए, तो 50% पे आ चुके हैं हम। तो सोडियम क्लोराइड के बाद में पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ध्यान रखना कि क्लोराइड ज़्यादा पाया जाता है किसी भी अन्य लवण से, तो क्लोराइड को याद रख लोगे। और सोडियम का पता है तो नेक्स्ट मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। तो सल्फेट से ज़्यादा क्लोराइड पाया जाता है, तो इसलिए इसको ऑप्शन को हटा दोगे तो एक ही बचेगा, तो ये ही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करना है। मैंने अभी आपसे कहा कि जो चीज पूछ रहे उसे गोला कर लो। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो मरुस्थल के बारे में पता ही है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है। ये है कहाँ पर, आप बताओ कहाँ पर है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो जो कालाहारी मरुस्थल है वो पाया जाता है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। तो बुशमैन इस कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली एक जनजाति है। बुशमैन और होटेनटोट के बाल छल्लेदार होते हैं, मतलब घुंघराले बाल होते हैं इनके दोनों के। बुशमैन तथा होटेनटोट दोनों में ही भारी समानता है, तो एक जैसे ही लगते हैं, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, तो मतलब समानता के पक्ष ज़्यादा हैं इनमें। नेक्स्ट, दोनों के शारीरिक बाल बेहद कम होते हैं, जो शरीर पर बाल होते हैं ना वो। तो अब आपको बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 2 3 और ऑप्शन डी सभी। आप में अगर आपको कुछ कुछ चीज़ों के बारे में पता है तो आप आराम से बता दोगे। ऐसे क्वेश्चन में भी आपसे यही डिमांड रहती है कि आपको ज़्यादा नहीं तो कुछ जानकारी हो। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। तो देखो, हमें पता है कि जो बुशमैन है कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, ये लगभग सबको पता होता है, तो एक ऑप्शन एकदम राइट है। नेक्स्ट, ये भी थोड़ा थोड़ा पता है कि इनके जो एक अनुमान लगा लो कि दोनों में होटेनटोट और दोनों में भारी समानता है। अब जब समानता के पक्ष हैं तो दोनों के बाल छल्लेदार हैं, ये भी हम मान के चलेंगे। शारीरिक बाल बेहद कम है। अब बताओ, देखो अगर आपने 2 को सही लिया, ठीक है, और 4 को भी अगर सही लिया तो फिर अपने आप 3 सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर होने वाला है वो डी होगा। हमें यहाँ पर एक पता होना चाहिए था कि एक मरुस्थल में पाए जाते हैं और दोनों के बाल शारीरिक बाल हैं वो बेहद कम है। अगर इतना पता होता तो 1 और 4 के आधार पर हम डी ऑप्शन लगा देते। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब के बारे में बात कर रहे हैं अब। के वितरण में होने वाले वायु की दिशा में परिवर्तन। तो इस जो वायुमंडलीय दाब के कारण जो वायु की दिशा परिवर्तित होती है उसको हमें ध्यान में रखना है। संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करना है। अब कथन क्या है? वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन से वायु की दिशा में भी परिवर्तन होता है। सेकंड ऑप्शन है, शांत वायुमंडलीय दशा में पवनों की दिशा परिवर्तित नहीं होती है। जब शांत होती है तब इनकी दिशा परिवर्तित नहीं होती है, ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट, कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध के पवन में, ये पावन नहीं है, पवन है, पवन, पवन में अपनी दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध के पवन अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाते हैं। वायुदाब में से क्षैतिज विषमता के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। तो ये 3 चीज़ें आपको देखनी थी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो वायुमंडलीय दाब के कारण वायु की दिशा के बारे में कुछ जानकारी आपको मैं बताता हूँ। देखो, तापमान के कारण वायुदाब होता है। जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर निम्न वायुदाब, और जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, तापमान कम होता है, मतलब जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर निम्न वायुदाब, और सही है ये? नहीं, जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा उच्च तापमान वहाँ निम्न वायुदाब, क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। और जहाँ पर तापमान निम्न होता है, ठंडी होती है, हवा बैठती है, वहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है और
कोरियोलिस बल्ब क्या करता है कि हवाओं को बाहर की तरफ घूम रही हैं, हवा बाहर की तरफ जा रही हैं, तो ये पृथ्वी से चिपकाए रखता है, उन्हें बाहर निकलने से रोकने की कोशिश करता है। इसके कारण उनकी दिशा में भी परिवर्तन आने की संभावना रहती है। तो वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन से वायु की दिशा में परिवर्तन होता है। तो देखो, जैसे भारत है, ये हमारा भारत है, प्यारा भारत। तो इस प्यारे भारत के, ये सर्दी का टाइम है, तो सर्दी के टाइम में यहाँ पर उच्च वायु दाब हो जाता है, उच्च वायु दाब हो जाता है और समुद्र के आसपास ये निम्न वायु दाब बन जाएगा। तो हवाएं सर्दी में मुख्य भूभाग से समुद्र की तरफ बढ़ती हैं, और जब गर्मी होती है, गर्मी में क्या होता है कि इस क्षेत्र में निम्न वायु दाब आ जाता है, हवाएं समुद्र से इस तरफ खींचेंगी, तभी तो मानसून आता है। तो ये स्थिति है। अब बात करते हैं, तो वायुमंडल दाब में परिवर्तन से वायु की दिशा में परिवर्तित हुई ना, तो ये पहला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु शांत वायुमंडलीय दशा में पवनों की दिशा में परिवर्तन नहीं होती है। तो शांत वायु है, तो शांत वायु का मतलब है कि हवाएं बहुत धीरे धीरे बह रही हैं, कोई ज़्यादा परिवर्तन आ नहीं रहा, वायु दाब बहुत तेजी से गिर नहीं रहा, लगभग समान सही है। लेकिन हवा बह रही है, तो तापमान में हवा बह रही है, शांत वायु है, लेकिन अगर समान दाब होता तो हवा बहेगी नहीं। लेकिन शांत वायुमंडलीय दाब में हवा तो बहती है, अगर वह बहेगी तो हल्का सा वायुदाब परिवर्तन होने से उसकी दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। तो ये कैसे सही हो सकता है? तो ये कह रहा है कि परिवर्तित नहीं होती है, तो परिवर्तित बिल्कुल हो सकती है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध के पवन में, तो कोरियोलिस बल के प्रभाव होता है, तो उसके कारण क्या कहता है कि जो फेरल का नियम है ना, फेरल महोदय ने दिया था एक नियम, जिन्हें दाहिने हाथ का नियम भी कह देते हैं। तो फेरल के नियम के अनुसार जब हवा उत्तरी गोलार्ध में बह रही है, तो वो अपने से बाईं ओर मुड़ जाती है। जैसे ये हवा विषुवत रेखा से चल रही है, मान लो इस तरफ जाए गई, तो ये हवा ऐसे ना जाकर इस तरफ मुड़ गई, ये होता है बाईं तरफ मुड़ना। दाईं तरफ मुड़ना, तो दाईं हो जाती है। और ऐसे अगर यहाँ से चल रही है हवा इस गोलार्ध में, तो ये ऐसे जाना चाहिए था, ये इस तरफ मुड़ जाती है, तो ये बाईं तरफ मुड़ जाएगी। तो उत्तरी गोलार्ध में ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ सोलिस्टिस मतलब उत्तरी गोलार्ध है, ये साउथ गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवा होती है वो दाईं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिण गोलार्ध की हवाएं बाईं ओर मुड़ गई। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु दाब में क्षैतिज विषमता के कारण, वायु दाब में क्षैतिज विषमता होती है, इसके कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। अब बताओ इसमें क्या होगा? क्षैतिज विषमता के कारण उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है, सही है। जैसे उपोष्ण पेटी है, तो उपोष्ण पेटी में उच्च वायुदाब होता है, और विषुवतीय पेटी है, तो यहाँ पर होता है निम्न वायुदाब। तो हवा क्षैतिज रूप से उपोष्ण से विषुवत रेखा की तरफ तो आ ही रही है, तो फिर ये बही ना, तो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बह रही है। 4 सही है। अब देखो, पहले का हमें पता था बिल्कुल, दिशा में परिवर्तन होता है दाब के कारण, तो पहला सही है। दूसरा हमें पता चल गया कि गलत था, तो इस 2 को हटा दो, इसको हटा दो, जहां जहां पर 2 थे उन सबको हटा दो, वैसे ही आंसर आ गया इसका। तो एक चीज पता होने से भी आंसर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, निम्न कथनों में सत्य कथन की पहचान करना है। सत्य कथन हमें जरूरी जानना है। तो एक कहता है कि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। तो अनुप्रस्थ क्षेत्र परिच्छेद, जैसे ये पृथ्वी है, इसको अगर बीच में से काट दे तो ये अनुप्रस्थ परिच्छेद हो गया। तो इससे तो छोटा ही रहता है छाया हमेशा, इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती। ये तो ठीक है ना कि इससे बड़ी छाया होगी नहीं। और सेकेंड कहता है पृथ्वी की सतह सपाट न होकर उसमें और नमन उभार है, मतलब अवनमन है ये, और नमन नहीं है, अवनमन, अवनमन मतलब कुछ कहीं कहीं पे धसी हुई है, कहीं पर उभार है।
तो ये बिल्कुल है, जहाँ पर धसी हुई वहाँ पर पानी भरा हुआ है, और जहाँ से उठी हुई वहाँ पर बड़े बड़े पर्वत पठार हैं, तो अवनवन और धसान दिखाई देता है। तो दोनों कथन अभी तक हमारे एकदम सही थे। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एवं पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का कक्ष पूर्णतः वर्ताकार नहीं है। तो वर्ताकार थोड़ी होता है, ये होता है दीर्घ वर्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार, तो जो पथ है वो दीर्घ वृत्ताकार होता है। तो ये तो गलत होना चाहिए, गलत नहीं, ये तो सही हो जाएगा ना। कह ही रहा है कि, एक सेकंड, क्या हुआ। तो सूर्य के चारों ओर कक्ष वर्ताकार नहीं है, इस चीज को ध्यान रखो। आप, मैंने ही गलती कर दी थी, ऐसे परीक्षा के प्रेशर में आप भी गलती कर सकते हैं। तो नहीं की बात कर रहा है तो नहीं होता ना, तो सही है, ये भी सही हो जाएगा। लास्ट, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधीय भाग तक पहुंच सकती हैं। क्या ऐसे हो सकता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो चंद्रमा के जो अधिकांश परिधीय भाग, छाया, चंद्र छाया की घेर ले? तो अगर ऐसा होता कि सूर्य, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण उसके अधिकांश भाग को घेर लेती, तो फिर चंद्र ग्रहण कैसे लगता, सूर्य ग्रहण कैसे लगता? सूर्य ग्रहण इसलिए तो लगता है ना कि चंद्रमा की छाया के कारण पृथ्वी पर पड़ती है, और वो सूर्य उसके पीछे रहता है। तो पीछे रहने के कारण जो अपवर्तन का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन जब सूर्य पीछे है तो अगर हवाएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रेस करती हैं, अगर उसमें अपवर्तन के कारण इसकी घेर लेती, तो चंद्र ग्रहण नहीं, सूर्य ग्रहण लगता ही नहीं। जब सूर्य ग्रहण नहीं लगता तो ऐसा तो है ही नहीं कि सूर्य ग्रहण लगता नहीं है, तो लगता है। तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तो 4 गलत हो गए, जहाँ पर 4 गलत है उसको हटाओ। पहले तो ये हटा दिए 2 ऑप्शन। अब हमारे पास में 2 भी सही है, क्योंकि हमें पता है कि अवनमन और उभार होते हैं। तो यही हो गया। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, एलिमिनेट करना है, और अधिकांश प्रश्नों को सही करने का प्रयास करना है। जहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है, तो अगर आप 50-50% की स्थिति में हैं तो कोशिश करो कि आप उस क्वेश्चन को सोल्व करें। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ऑप्शन को जानते हो, 3 को नहीं जानते हो, तो फिर वहाँ पर संभावना रहती है कि आपको उसको इग्नोर कर देना चाहिए, अगर आप क्वेश्चन के लगभग 50-50% तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इसी तरीके की श्रृंखला को हम जारी रखेंगे, और जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता ये कंटिन्यू रहेगी। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन के साथ में अभी ये पहले ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, ज्योग्राफी के बाद में इन्वायरमेंट लेके आऊँगा, इन्वायरमेंट के बाद में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जैसे सभी सब्जेक्ट लेके आऊँगा। और प्रॉमिस रहेगा मेरा कि मैं आपको करंट अफेयर के भी कुछ ज़रूरी पार्ट्स तो कंप्लीट करवा ही दूंगा। तो बने रहिए चैनल पर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा।